हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो और वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। क्विकली कंफर्म कर दीजिए। आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स ओके। सॉरी फ्रेंड्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। तो कल हम डिस्कशन कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। सो इंडियन इकोनॉमी को हम अगले पार्ट में लेंगे। तो हमारा वही मॉड्यूल ए, वही चैप्टर 1 और उसमें आगे हम चलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो इंडियन इकोनॉमी की जो पोजीशन है 2008 से लेकर के आफ्टर 2008 क्या पोजीशन रही। सो इंडियन इकोनॉमी पोजीशन टिल 2008 एंड आफ्टर 2008। तो ये जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन 2008 एंड आफ्टर 2008, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? In 2008 there was a great financial crisis world over. वर्ल्ड ओवर एक फाइनेंशियल क्राइसिस था विच इज नोन एज ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सो उससे पहले पोजीशन क्या थी और उसके बाद पोजीशन क्या है? दैट इज इट इज रेफर्ड एज सो इंडियन इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008। तो चलिए इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वी टेक 1951 टू 1980। तो 1951 में वी हैड स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो 5 साल का प्लान का सिस्टम शुरू हुआ था। तो वहां से लेके एक फेज हम लेते हैं 1980 तक का। इस फेज में क्या रहा? इंडियाज ग्रोथ रेट वाज स्लो ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये 3 डिकेड्स बनती हैं, 3 दशक बनते हैं। तो इन 3 दशक में जो हमारा ग्रोथ रेट था दैट वाज स्लो and this was the period immediately after our independence. So growth rate was slow during these first 3 decades. In 1978, Professor Raj Krishna coined the phrase Hindu rate of growth. 1978 के अंदर प्रोफेसर राज कृष्णा ने ये टर्म कॉइन की। सो ये टर्म है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। सो इसी पीरियड में 1951 और 1980 के अंदर जो हमारा ग्रोथ रेट था इकोनॉमी का वो स्लो था एंड ही कॉल्ड इट हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो इंडियन इकोनॉमी के रेट को, ग्रोथ रेट को ये रेफर करता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। So this term refers to India's planned economy's low annual growth rate. तो ये टर्म किसको रिलेट करता है? हिंदू ग्रोथ रेट। इंडिया की जो प्लान्ड इकोनॉमी थी 5 ईयर प्लान, उसमें जो लो एनुअल ग्रोथ रेट था सो ऑन एवरेज बेसिस दिस वाज ऑलमोस्ट 3.5%। 3.5% के आसपास का ये ग्रोथ रेट था।
नाउ 1980 टू 1990, तो यहां पे ये 10 ईयर का पीरियड लिया गया है. So here we should remember that this period was just immediately before the economic reforms process. So economic reforms का जो प्रोसेस है, it started in 1991 और ये पीरियड जस्ट उससे पहले का है. So 1 डिकेड है, 1 दशक का पीरियड. इट वॉज पीरियड ऑफ इकोनॉमिक बॉयंसी एंड रिकवरी. तो इस पीरियड में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो बहुत इंक्रीज हुआ और इकोनॉमी ने काफी कुछ रिकवर किया. सो इट वॉज पीरियड ऑफ इकोनॉमिक बॉयंसी एंड रिकवरी. सो तेजी से हमारी रिकवरी हुई, तेजी से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव हुई. ड्यूरिंग 6th 5-year प्लान जो 1980 से 1985 की थी, इंडिया ब्रोक द कर्स ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था इसको हमने कवर किया. मीन्स हमारा जो ग्रोथ रेट है इट मूव्ड अप फ्रॉम 3.5%. So during 6th 5-year plan, India broke the curse of Hindu growth rate. So higher government spending, ये improvement कैसे आई? It came because of higher government spending. तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग इसमें हाई की और फिस्कल स्टिमुलस दिए इकोनॉमी को. तो फिस्कल स्टिमुलस की बहुत जरूरत थी, तो फिस्कल स्टिमुलस दिए. तो कुछ होते हैं मॉनेटरी स्टिमुलस. मॉनेटरी स्टिमुलस. सो मॉनेटरी स्टिमुलेट मीन्स यहां पे एक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, लिक्विडिटी को इंप्रूव करना या इस प्रकार के एक्शंस लेना. एक होते हैं फिस्कल स्टिमुलस. जो फिस्कल स्टिमुलस हैं, सो दीज आर रिलैक्सेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकर करती है. सो फिस्कल रिलेट्स टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट असिस्टेंस. सो इस पीरियड में गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड किए इकोनॉमी को एंड एज ए रिजल्ट वी वर एबल टू कम आउट ऑफ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. तो हम उससे बाहर आ सके. नो नेक्स्ट पीरियड है 1992 से लेके 2008 तक का पीरियड. रादर हम ये भी कह सकते हैं 1991 से लेके 2008 का पीरियड. सो 2008 के ऊपर हम ब्रेक यहां पे इसलिए लगा रहे हैं कि ग्रेट और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इस साल में अपीयर हुआ. तो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेकर के टिल जीएफसी पीरियड. जीएफसी मीन्स ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस. सो इट इज रेफर टू एज पोस्ट रिफॉर्म पीरियड. तो इस पीरियड को हम पोस्ट रिफॉर्म पीरियड कहते हैं बिकॉज 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. So it is referred to as a post-reforms period.
The implementation of reforms in 1991 and adoption of LPG, liberalization, privatization and globalization. तो 1991 में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ रिफॉर्म्स का, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, उसी में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी थे. एंड वी अडॉप्टेड लिबरलाइजेशन, हमने अपने बहुत सारे रूल्स को रिलैक्स किया. प्राइवेटाइजेशन, सो प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज किया टू अंडरटेक बिजनेस. ग्लोबलाइजेशन, सो ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी को हमने इंटेग्रेट किया विद वर्ल्ड इकोनॉमी. तो ये 3 वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग ठीक से नोट कर लेंगे. लिबरलाइजेशन मीन्स रिलैक्सेशन इन रेगुलेशंस, जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थी उनमें रिलैक्सेशंस देना. प्राइवेटाइजेशन मीन्स टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर to do more economic activity. Globalization means integration of Indian economy with world economy. तो जो हमारे borders थे उनको हमने ओपन किया. And there was positive economic outcome and higher GDP growth rate. इससे जो आउटकम थे, इकोनॉमिक आउटकम्स, वो पॉजिटिव थे और हमारे जो ग्रोथ. The main reason for high growth rate was increase in the inflow of foreign capital. तो इस पीरियड में जो हाई ग्रोथ रेट रहे उसके पीछे जो मेन रीजन था, देयर वर अदर रीजंस आल्सो. द मेन रीजन वाज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल. तो रिफॉर्म्स के चलते जब हमने अपने इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटेग्रेट किया तो वी गॉट लॉट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन कैपिटल. तो फॉरेन कैपिटल का बहुत सारा पैसा हमें मिला. फ्रॉम 2002 टू 2003 टू 2006 टू 2007 हमारा जो ग्रोथ रेट था दैट वाज 8.6%. एंड वी बिकेम वर्ल्ड्स सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना. सो 2002-03 से 2006-07 our GDP growth rate was 8.6% per annum and we were second fastest growing economy after China. सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. यहाँ तक हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है और आपने हर चीज़ को अच्छे से नोट कर लिया है. अगर ऐसा है तो क्विकली स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर देंगे. एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन टाइप योर क्वेश्चन ऑल्सो. यस, डू इट क्विकली. आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन. एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से जब पहले ये CIB के सिलेबस में हुआ करता था चैप्टर, तो यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते थे. तो एट वन पॉइंट टाइम ये CIB का पार्ट था. यस, क्विकली मुझे कंफर्म कर देंगे. योर एवरीथिंग यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू आर नोटिंग डाउन एवरीथिंग. क्विकली कर दीजिए कंफर्म जरा. ऑल ऑफ यू सभी कर देंगे कंफर्म. बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में हैं तो कर दीजिए कंफर्म क्विकली. सो हैंड रिटन नोट्स बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम के समय फिर आपको बुक को रेफर करने की या किसी और चीज़ को रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो यू कैन सिंपली बैंक अपॉन योर नोट्स.
नाउ अब हम बात करेंगे 2008 से लेकर के करंट पीरियड तक। सॉरी फ्रेंड्स। सो पोस्ट जीएफसी टिल करंट पीरियड, जिसमें हमारा कोविड पीरियड भी बीच में आ जाता है। तो व्हाट हैड बीन द पोजीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो अब हम उस पीरियड को टेकअप करते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स इतना कष्ट भी नहीं करते कि उनसे अगर पूछा गया कि कन्फर्म कर दो तो वो कन्फर्म भी नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन्होंने अभी तक कन्फर्म नहीं किया है वो स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कन्फर्म कर देंगे दैट दे हैव क्लैरिटी ऑन एवरी इशू एंड दे हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग। सो जो रहते हैं क्विकली कंप्लीट कर देंगे। Now, in order to mitigate the effects of GFC, government provided fiscal stimulus to the economy. So 2009 के अंदर गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस इकोनॉमी को प्रोवाइड किया। इससे पहले भी फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड किए गए एंड वंस अगेन ये फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया इन द ईयर 2009। 2009 में जो बजट प्रेजेंट हुआ तो उसमें ये इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया सो दैट जो इफेक्ट था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको मिटिगेट किया जा सके। द इकोनॉमी वाज हेल्प्ड बाय 3 स्टिमुलस पैकेजेस टोटलिंग 1.86 लाख करोड़। सो इकोनॉमी को हेल्प किया गया था 3 स्टिमुलस पैकेजेस दे करके, और इन 3 स्टिमुलस पैकेजेस की जो टोटल वैल्यू थी दैट वाज 1.86 लाख करोड़। उसका अमाउंट इट वाज 3.5% ऑफ जीडीपी। जीडीपी के 3.5% का ये अमाउंट था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्रामेटिकली ईज्ड मॉनेटरी कंडीशंस। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो मॉनेटरी कंडीशंस थी लिक्विडिटी को रिलेटेड तो उनको ईज कर दिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंजेक्ट किए 5.6 लाख करोड़ इन डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। सो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5.6 लाख करोड़ जो रफली 9% था जीडीपी का, तो वो पैसा लिक्विडिटी का रिलीज किया। और इन सभी का रिजल्ट क्या हुआ? वी वर एबल टू विदस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस। सो इंडिया एट दैट टाइम वाज द ओनली इकोनॉमी मोर और लेस जो कि जीएफसी से बच पाई। सो इकोनॉमी रिकवर्ड इंप्रेसिवली बट क्रिएटेड लार्ज फिस्कल डेफिसिट। तो जो फिस्कल स्टिमुलस दिया गया तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो इंक्रीज कर गया। सो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज्ड, तो जिसको आने वाले सालों में रिड्यूस किया गया फिस्कल डेफिसिट को बाय एंड बाय। So fiscal deficit grew beyond the limit set by Fiscal Responsibility and Budget Management Act. तो FRBM जो एक्ट है इसमें फिस्कल डेफिसिट का लिमिट है 3% ऑफ जीडीपी का, एंड एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द फिस्कल स्टिमुलस ये इंक्रीज कर गया था। I think it went up to 4.5% or so, I'm not very clear, but it went beyond the limit according to Fiscal Responsibility and Budget Management Act. तो इसी पीरियड के अंदर
पॉलिसी सच एज जीएसटी 2017 के अंदर, और उसी साल में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 उसको लागू किया गया। सब्सिक्वेंट पीरियड में कॉर्पोरेट टैक्स कट किए गए, आई थिंक इट वाज 2018 और 19। देन देयर वाज डीमोनेटाइजेशन आल्सो इन द ईयर 2016। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी इसी पीरियड के दौरान जिनको इंप्लीमेंट किया गया। सो जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम 1 जुलाई 2017, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 का इंप्लीमेंटेशन, देन कॉर्पोरेट टैक्स कट, जहां जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको फ्रॉम ए रेट आई थिंक अराउंड 30%, तो उसको रिड्यूस करके हम 23-22% के आसपास लेकर के आए। एंड डीमोनेटाइजेशन ऑफ कोर्स यू नो इट वेरी वेल, बिकॉज उसको इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा रोल बैंकों का रहा था। The cyclical slowdown that had begun in Indian economy prior to outbreak of pandemic was increased by the pandemic. तो पेंडेमिक जो हमारा कोविड का इम्पैक्ट है उसके आने से पहले ही साइक्लिकल स्लो डाउन हमारी इकोनॉमी का शुरू हो गया था। तो द स्लो डाउन हैड बिगन इन 2019-20 itself before outbreak of COVID-19. तो इकोनॉमिक स्लो डाउन स्टार्टेड फ्रॉम 2019-20, 2019-20 से वो शुरू हो चुका था, लेकिन कोविड ने उसको फिर फर्दर इंक्रीज कर दिया। सो 2019-20 का जो फिस्कल ईयर था, इकोनॉमी एक्सपेंडेड ओनली बाय 4%। 2019-20 के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी दैट वाज ओनली 4%। एंड 2020-21 की जो हमारी ग्रोथ रेट था दैट वाज इन माइनस, आई थिंक इट वाज -21% और सो। तो ये रही हमारी ग्रोथ रेट की हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम 1951 टिल 2021। तो आई एम श्योर हर चीज़ हमने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है। तो जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के हमने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज वो डेवलप कर लिए हैं। आने वाले दिनों में प्रैक्टिस के लिए आप इन मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को यूज कर पाएंगे। सो वी आर इन द प्रोसेस, काफी सारे हमारे डेवलप हो चुके हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो सभी चैप्टर्स को कवर करने के लिए आवर टीम इज वर्किंग ऑन दैट, एंड आई थिंक अनदर 2-3 वीक्स हम आपको हेल्प करना शुरू कर लेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई? स्ट्रक्चरल चेंजेस। सो इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19, सो कोविड का जो इम्पैक्ट शुरू हुआ उसके बाद में क्या हुआ? सो पोजीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द आफ्टर COVID-19 occurrence. So India faced 3 major shocks over the time period. इंडिया ने 3 मेजर शॉक्स फेस किए, यानी 3 बार हमारी इकोनॉमी को बड़ा धक्का लगा।
सो ये तीन जो शॉक्स थे वो किस किस पीरियड के हैं और उसका नाम क्या है? सो पहला था 1991 का, जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, तो देन वी फेस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो जैसा पिछले दोनों में श्रीलंका ने फेस किया या पाकिस्तान या बांग्लादेश ने फेस किया, तो उसी तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमने 1991 में फेस किया था एंड वी केम आउट सक्सेसफुली आउट ऑफ दैट। देन मेजर लिबरेशन ड्राइव दैट रेज्ड इंडियाज ट्रेंड ग्रोथ। तो लिबरलाइजेशन जो ड्राइव थी, यानी जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, उसके कारण हम बाहर आ पाए। तो दिस वाज फर्स्ट, और हम इससे बाहर कैसे आए? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सेकंड था 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सो इसमें से हम बाहर आ पाए बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्टिमुलस। फाइनेंशियल स्टिमुलस के कारण हम इससे बाहर आ पाए। एंड देन कोविड-19 का जो पैंडेमिक था, ये तीसरा शॉक था। जब लॉकडाउन हुआ, जो इकोनॉमी थी दैट सफर्ड लाइक एनीथिंग। सो कोविड-19 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब इसको एज ए पैंडेमिक डिक्लेयर किया? सो कोविड-19 वाज डिक्लेयर्ड एज पैंडेमिक बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, on March 11, 2020. और इंडिया में हमने फर्स्ट केस रिकॉर्ड किया केरला के अंदर ऑन जनवरी 30, 2020. So COVID related first case was recorded in Kerala on January 30, 2020. तो ये रिपीट हो गया, मैं इसको सो वी फेस्ड 3 waves ऑफ इन्फेक्शंस। तो हमने 3 waves इन्फेक्शन की एक्सपीरियंस की, और इन 3 वेव्स के कारण, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव ऑफ कोविड, तो जो टोटल केस लोड था हमारा, वो वर्ल्ड में एट दैट पॉइंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट था। सो टोटल केस लोड इट वाज सेकंड हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट था। To fight the virus spread, India instituted one of the world's most stringent lockdown in 2020. So 2020 में हमने वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, सबसे सख्त लॉकडाउन इंडिया ने इंप्लीमेंट किया। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? सो देयर वाज स्वीयर कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी। हमारा जो जीडीपी था वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सो दूसरे कंट्रीज जिनका जीडीपी प्रभावित हुआ, उसमें अर्जेंटीना, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया वी सफर्ड द मोस्ट, but other countries who suffered substantially were Argentina, Italy and UK. चलिए फ्रेंड्स, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन्स के अंदर।
तो आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट मेरी और रहेगी आपसे, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, तो इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में अगर प्रोवाइड करेंगे तो इसको दूसरे स्टूडेंट रीड करके मोटिवेटेड महसूस करते हैं। तो इस समय आप चैट बॉक्स में हैं, तो चैट बॉक्स में आप कमेंट ना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसके तुरंत बाद हम पीपीबी की क्लास को, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।